मेरी पत्नी पूरी तरह आग में घिरी हुई थी। आग ने उसके पूरे जिस्म को झुलसा रखा था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी की दर्दनाक चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। जबकि मैंने उसे इस हालत में देखा तो बेबस और लाचार होकर देखता ही रहा, क्योंकि मैं आगे बढ़कर उसकी मदद करने के काबिल नहीं था। मैं चाहते हुए भी उसको उस आग से बचा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मेरी आंखें अपनी बेबसी पर आंसू बहने लगी थी। और फिर देखते ही देखते मेरी पत्नी खत्म होती चली गई थी, और उसके साथ ही मैं भी एक चीख मारते हुए नींद से उठ बैठा था। मैंने अपनी पत्नी के हवाले से एक डरावना ख्वाब देख लिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था और मेरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मैंने अपने चेहरे पर एक हाथ फेरते हुए खुद को पुरसुकून करना चाहा था, लेकिन मुझे पता था अब सारी रात मेरी इसी बेचैनी में गुजर जानी है। दिन को ऐसे ही ख्यालात और रात को एक ख्वाब मुझे सुकून से रहने नहीं देते थे, और एक पछतावा बनकर हर वक्त मेरा पीछा करते थे, और न जाने कब तक मेरे साथ यही हालात बने रहते थे। मुझे रातों को आने वाला ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ घट चुकी थी, और इस हादसे में मेरी पत्नी अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका शिकार मेरी पत्नी हुई थी, मगर सजा के डर से उसे सबके सामने एक हादसे के तौर पर ही पेश किया गया था। मैं लंगड़ा और एक हाथ से अपाहिज था। मैं शादीशुदा था और मेरे घर में वही आम परंपरागत किस्म का माहौल था, जिसमें सास बहू की लड़ाई के साथ ननंद का भी अपनी भाभी पर दबाव था। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और बहनें मेरी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म करती, लेकिन मेरी पत्नी आगे से खामोश रहती। ये सब बर्दाश्त करती जा रही थी। एक दिन मेरी माँ और बहन ने मेरे सामने मेरी पत्नी को जलाकर मार डाला, और मैं देखता ही रह गया। मैं बहुत ज्यादा रोया, लेकिन मेरी माँ और बहन को रहम नहीं आया। मरते वक्त मेरी पत्नी ने कहा कि 3 महीने बाद तेरी बहन की शादी होगी, तो अंजाम देख लेना। उसकी बात पर मैं हैरान हुआ, और फिर उसके कहे अनुसार हुआ भी वही। 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी हो गई। मेरी बहन तो अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन माँ मुझे हर वक्त तो कुछ उलझन का शिकार लगती थी। एक दिन मैं अचानक बहन के घर गया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी कि घर के अंदर तो मेरी पत्नी, मेरा नाम नील है। मैं लंगड़ा और एक हाथ से अपाहिज पैदाइशी नहीं था, बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी दोनों टांगों और एक हाथ खो बैठा था। मेरे बाबा मेरे बचपन में ही स्वर्गवासी हो चुके थे, तो इसी वजह से थोड़ा होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी थी। घर में मुझसे छोटी एक बहन और बस मेरी माँ थी। जब मैं छोटा था तो माँ जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाती थी, लेकिन जैसे ही मैं काम करने के काबिल हुआ, माँ ने मुझे पढ़ाई से हटाकर काम पर लगवा दिया था। उनका कहना था कि अब उनके पास मौजूद पैसों से घर का गुजारा नहीं हो रहा, और वैसे भी मेरे होते उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक जवान होते बेटे की माँ थी। तो मेरा फर्ज बनता था कि बाप के ना होने पर उनकी जिम्मेदारी उठा लूं। ये सब बातें माँ मेरे साथ किया करती थी कि तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम्हें अब अपनी बहुत सी ख्वाहिशें मारनी पड़ेंगी, और वक्त से पहले घर के मर्द की हैसियत से अपने फर्ज निभाने होंगे। लेकिन गुजरते वक्त ने यह साबित किया था कि मैं बस पैसा कमाने की हद तक अपने घर में मर्द था। उसके अलावा बाकी सभी हक और जिम्मेदारियां माँ के हाथ में ही थे, जिस पर मुझे कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि वो घर में बड़ी थी तो मैं सब काम उनके मशवरे के अनुसार ही करता था। बाबा के स्वर्गवास के बाद माँ ने जो कुछ वक्त मुश्किलों में गुजारा था, माँ हर वक्त उस वक्त को दोहराती रहती और अपनी उस वक्त की मजबूरी को बढ़ा चढ़ाकर कहती, तो मैं उनका एहसानमंद होने लगता था। मेरी माँ ने बाप के मरने के बाद हमें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरी छोटी बहन मुझसे ज्यादा छोटी भी नहीं थी, फिर भी मैं और माँ उसका एक छोटे बच्चों की तरह ही ख्याल रखते थे। बेशक मैं अपनी बहन से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद माँ ने मुझे हमेशा बहन के सामने बहुत बड़ा ही पेश किया था, और मुझे सबक देती रहती थी कि मुझे हमेशा छोटी बहन का ख्याल रखना है, उसकी कोई बात रद्द नहीं करनी, क्योंकि बेटियां तो एक दिन अपने घर विदा हो जाती है। बाबा की मृत्यु से मेरी बहन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी तो अब भी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी, और मैं पूरी कोशिश करता था कि उसे बाबा की कमी महसूस ना हो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी माँ और अपनी बहन की हर बात मानने के बावजूद भी वो दोनों अक्सर मुझसे खफा सी रहती थी। कभी कोई मुझसे छोटी सी गलती हो जाती या फिर उनकी बात मानने में देर हो जाती तो वो दोनों लम्हा नहीं लगाती थी मेरी सारी अच्छाइयों को बुराइयों में बदलने में। उनके गिले शिकवे सुनता जब वो दोनों कहती
कि मेरे बाबा जिंदा होते तो उन्हें कभी मेरी तरफ किसी भी जरूरत के लिए देखना नहीं पड़ना था, जिस पर मुझे दुख तो होता, लेकिन फिर वही माँ का पढ़ाया सबक याद आ जाता कि मैं लड़का हूँ, मुझे ही उनके नाज नखरे बर्दाश्त करने हैं। मेरी तबीयत में कुछ ज्यादा ही अपने घर में मौजूद अपनी माँ और बहन की बदौलत औरत जात के लिए नमी थी। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था और मेरी इसी आदत का फायदा हमेशा मेरी माँ और बहन उठाती थी, जिसका मुझे कोई गिला भी नहीं था कि उनका मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन जो उनका मेरी तरह ख्याल रख सके। मैंने अपनी माँ और बहन को इस जिंदगी की सारी खुशियाँ देने के लिए खुद को काम वाली मशीन बना लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ घर में जैसे मेरी कदर और कीमत बढ़ने लगी थी। माँ अब हर वक्त अब ऐसे बर्ताव करती जैसे मेरी बढ़ती उम्र के साथ उनकी हैसियत मेरी जिंदगी में कम होने लगी हो और वो और मेरी बहन मेरी मोहताज हो। उनकी ऐसी सोच मुझे शर्मिंदा करके रख देती थी और मैं उन्हें अपने हर तरीके और हर अंदाज से यकीन दिलाने की कोशिश करता रहता कि मैं हमेशा उनके सामने सर झुका कर ही रखूंगा। उनकी इज्जत और स्थान हमेशा मेरे सामने ऊंचा ही रहेगा। वो इस हवाले से कभी भी परेशान ना हो। यानी कि मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी जिसमें किसी भी हाल में मेरी माँ और बहन को मेरा यकीन ही नहीं आ पाता था। हालांकि वो दोनों अच्छे से जानती थी कि मेरी जिंदगी में उनके अलावा कोई भी नहीं है, मगर मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे जवान होते ही उनका रवैया क्यों इस कदर मेरे साथ बदलने लगा है। कभी मुझे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया जाता और खुद को मेरे सामने कमतर जताया जाने लगता था। एक दिन मैं अपने काम से वापस आ रहा था जब अचानक से मेरी मोटरसाइकिल के सामने एक लड़की आ गई, जिस पर मैंने बौखलाते हुए ब्रेक लगाना चाही, लेकिन रफ्तार कुछ तेज होने की वजह से लड़की मोटरसाइकिल से टकराती नीचे गिर पड़ी थी। उसे बहुत ज्यादा चोटें आई थी। बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द जमा होने लगे थे। मैंने किसी को कुछ कहने का मौका देने से पहले ही उस लड़की के सामने बैठकर उसकी हालत के बारे में पूछा और फिर उसे नजदीकी अस्पताल ले गया था। वहाँ उसका पूरी तरह से चेकअप कराते मुझे काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं उस लड़की के पास गया ताकि उसके घर का पता पूछकर उसे उसके घर तक पहुंचा सकूं और फिर जल्दी से अपने घर जाऊं, क्योंकि मैं बिना वजह ऐसे कभी घर से बाहर नहीं रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस लड़की की वजह से मुझे आज कुछ नया कर जाना था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन मैंने जैसे ही उस लड़की से उसके घर के बारे में पूछा तो उसने आगे से बताने से इनकार कर दिया, जिस पर मैंने ताज्जुब से उसके चेहरे की तरफ देखा। देखने में वो किसी अच्छे घर की लगती थी और काफी खूबसूरत भी थी। मैंने एक बार फिर अपने सवाल में फेर बदल करके उससे उसके किसी जानने वाले का फोन नंबर मांगा ताकि उसके किसी रिश्तेदार को उसके अस्पताल में होने का बताकर मैं यहाँ से जा सकूं। लेकिन वो लड़की कुछ उल्टे ही दिमाग की थी। उसने अपने बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, जिस पर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था और फिर उस कम दिमाग लड़की को यहीं पर छोड़कर जाने का इरादा करते मैं आगे बढ़ा था कि मेरी बला से जहाँ मर्जी जाए ये लड़की। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका था, लेकिन लाख चाहने के बावजूद मैं ऐसा कर नहीं पाया था क्योंकि अपनी नरम दिली के हाथों में मजबूर था। और फिर अपने घर में मौजूद अपनी माँ और बहन का ख्याल आया कि कल को वो किसी मुश्किल का शिकार हो जाए तो मेरा किसी के साथ किया बुरा उनके आगे ना आ जाए। इसलिए कदम वापस मोड़ते मैं दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ था ताकि उसकी कोई मदद कर सकूं। अब मुझे लग रहा था जैसे वो लड़की अपनी जिंदगी से तंग जानबूझकर मेरे सामने आई थी ताकि मर सके, लेकिन ईश्वर ने शायद उसकी उम्र बढ़ा दी थी, पर वो खुश नजर नहीं आती थी, जिससे मुझे लगा कि वो लड़की किसी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है तो मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसके बारे में पूछा तो वो आगे से रोने लगी। तब मुझे लगा वो अपनी परेशानी की वजह बताएगी। क्योंकि रात गहरी होती जा रही थी तो मैं उस लड़की को किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देना चाहता था। काफी देर रोने के बाद उस लड़की ने अपना मसला तो नहीं बताया, लेकिन मुंह से जो शब्द निकाले उन्होंने मुझे साख्त कर दिया था। मुझे उस लड़की से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उस लड़की ने कुछ ही देर में मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था। मुझे उसके पास रुकने का अपना फैसला सरासर गलत लगने लगा था। उस लड़की ने मेरे तेवर देखते हुए कहा कि अगर मैं उसके कहे अनुसार उसकी मदद नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ और वो खुद ही अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगी। उसकी इस बात का मैंने यही मतलब लिया कि वो अपना जिंदा रहने का तो कोई काम नहीं करेगी, वो यकीनन अपने मरने का ही कोई बंदोबस्त करने वाली थी। उसकी बातों पर गुस्सा आने के बावजूद मेरा दिल उसे यूं खुदकुशी के लिए छोड़ जाने पर राजी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी से एक फैसला कर लिया था और ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। पता नहीं उसके बाद घर में माँ और बहन से कभी माफी मिलनी थी या नहीं थी। उस सब के बावजूद मैंने उस लड़की की बात मान ली थी और वो ये थी कि वो चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं और वो शादी के बगैर मेरे साथ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी।
और अगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता तो उसे यहाँ छोड़कर चला जाऊं। उस लड़की ने पूरी तरह से मेरे दिमाग से खेलना शुरू कर दिया था, या फिर शायद वो मेरी नरम दिली को भांप गई थी, इसलिए ऐसी शर्त रख रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने 1-2 जानने वालों को बुलाया और उस लड़की से शादी कर ली। तो उसके बाद मैं उसे लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि वो तो अब भी अपने बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी जाने बगैर विवाह के बंधन में बंध चुके थे, और उसके बाद मेरी मुश्किलों और परेशानियों में तो बढ़ोतरी होने ही वाली थी। लेकिन मैं नहीं जानता था उस लड़की को मेरे घर में कौन कौन से इम्तिहान से गुजरना था। जब मैं कुछ वक्त पहले बनी अपनी पत्नी को अपने घर में लेकर दाखिल हुआ तो आज माँ भी अभी तक जाग रही थी, लेकिन माँ ने पहले तो कभी देर हो जाने पर मेरा इंतजार नहीं किया था। माँ मेरे साथ लड़की को देखते ही आग बबूला होने लगी थी, और जब मैंने उस लड़की का परिचय अपनी पत्नी की हैसियत से करवाया तो माँ मुझे बुरा भला बोलते मुझसे नाराज होकर कमरे में बंद हो गई। मैं माँ की नाराजगी से बहुत बेचैन हुआ, और अब मुझे अपनी शादी के फैसले पर जरा सा पछतावा भी हुआ, और फिर ये पछतावा मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन गया। माँ के जाने के बाद मेरी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी तो सपाट से हाव भाव के साथ खड़ी थी, यानी उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे उससे उलझन होने लगी कि कैसी लड़की है जिसे किसी बात से कैसा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उससे अगली सुबह मेरी बहन का भी माँ वाला ही नजरिया था, बल्कि कुछ ज्यादा ही उसने अपनी नफरत को जाहिर कर दिया था। माँ और बहन दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी कि मैं किस मजबूरी में इस लड़की से शादी करके यहाँ लाया हूँ। बस उन्हें तो मेरी शादी से एक किस्म का सदमा सा लग गया था, जिससे मेरी समझ में यही आया कि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, तो इनके दिल में मेरी शादी को लेकर बहुत से अरमान होंगे, इसलिए इनका इतना गुस्सा जाहिर हो रहा है। उन दिनों मेरे बस 2 ही काम रह गए थे, एक अपनी नौकरी पर जाना और दूसरा सुबह शाम अपनी माँ और बहन को राजी करना। इस बीच मैं अपनी पत्नी को भूल ही चुका था, कुछ वो खुद ही गुमसुम सी रहने लगी थी। कुछ दिन बाद मेरे व्यवहार को जांचते माँ और बहन को ये अंदाजा हो गया कि ये मोहब्बत की शादी नहीं है, तो वो खुद ब खुद मुझसे कुछ हद तक सुलह कर गई थी, जिस पर मैंने शुक्र किया था, और फिर मैं पहले से भी बढ़कर उनका ख्याल रखने लगा। मगर इस बात पर दोनों ने कोई खास तवज्जो नहीं दिखाई। उसके बाद मेरे घर में वही परंपरागत रिवाज शुरू हो गया कि कभी माँ को मेरी पत्नी से कोई ना कोई मसला होने लगा, और कभी शाम के वक्त मेरे घर पहुँचने तक मेरी बहन कोई ना कोई अपनी भाभी से झगड़ा मोल लिए बैठी होती, और मुझे देखते ही देखते जोरों कतार रोते हुए मेरी पत्नी को उस रोने का जिम्मेदार ठहरा देती। तो मैं उसके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उससे माफी मंगवाता, जिस पर मेरी पत्नी बगैर कोई चूं चाह के माफी मांगते वहां से हट जाती। न कोई गिला शिकवा और ना ही कोई अपने बारे में सफाई देती, जिससे ऐसा लगता जैसे वो एक रोबोट हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जुबानी लड़ाई झगड़ों के बाद माँ और मेरी बहन बाकायदा मेरी पत्नी पर जुल्म करने लगी थी, जिस पर मैंने अपनी आंखों को बंद करने की और कानों को कुछ सुनने के बावजूद दरगुजर करने की आदत बना ली थी, ताकि घर का सुकून बना रहे। अपनी पत्नी के करीब जाने पर वो मुझे अच्छे चरित्र की नहीं लगी थी, जिसके बाद मेरे हालात उसके बारे में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, और वैसे भी वो अपने बारे में अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। उसकी इस अकड़ पर मुझे माँ और बहन का उसके साथ सलूक ठीक लगने लगा, और मुझे लगता कि शायद इसी तरह ये सुधर जाए, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी चरित्र की अच्छी लड़की नहीं लगी थी। शायद वो इसीलिए घर छोड़कर सड़कों पर फिर रही थी, न जाने क्या पाप कर रखा था। उससे शर्मिंदा होकर खुद को ही खत्म कर लेना चाहती थी, या फिर हो सकता था उसके घर वालों ने उसके कारनामों की वजह से उसे घर से निकाला होगा। मुझे अपनी पत्नी एक तेज और चालाक लड़की लगी थी, लेकिन जब उसे अपनी माँ और बहन के जुल्म सहते देखा तो हैरान होता, क्योंकि वो चुपचाप उनका हर जुल्म सह लेती थी, जिसकी वजह से माँ और बहन को और ज्यादा सह मिलती थी। आज काम पर जाने से पहले मेरा दिल कुछ उदास था। उस दिन पहली बार मैंने अपनी पत्नी से प्यार से बात की तो आगे से मेरी पत्नी काफी खुश हुई थी, तो मैं भी खुश होता। काम पर जाने से पहले अपने हर दिन की तरह माँ के पास आया था। मेरी शादी के बाद से माँ के व्यवहार में बहुत से बदलाव नजर आए थे, और वो बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहती कि तूने उनका विश्वास तोड़ा है। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद करके मैंने उनके एहसानों को भुला दिया है। आज भी उनकी ऐसी बातों को सुनकर काम पर निकला तो दिल कहीं अफसुर्दा सा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उस दिन मैंने माँ की बातों को दिमाग से जल्दी झटकते अपनी पत्नी पर लगाया था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या मसला होगा कि वो बेचारी इतना कुछ बर्दाश्त करते खुद को सजा दे रही है। एक दिन तो उसने मुझसे भी काफी बेइज्जती करवा ली थी, जब उसने माँ और मेरी बहन के मुझे रवैये को लेकर कहा था कि वो दोनों दोगली हैं और मेरे साथ बस अपने मतलब के लिए बंधी हुई है,
उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था और बस उस पर हाथ उठाने की कसर रह गई थी। और फिर उसने उस दिन के बाद कभी मुझसे इस हवाले से बात नहीं की थी। ये सारा दिन मेरा कुछ अच्छा नहीं गुजरा था और कुछ घर के हालात ने मुझे अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे लगने लगा था कि मैं एक नाकाम मर्द हूँ जो किसी को खुश नहीं रख सकता। मैं अपनी माँ और बहन को अपनी शादी से खुद से मायूस कर चुका हूँ और जिस लड़की को अपने साथ जन्म जन्म के लिए बांधा है उसे उसका हक भी नहीं दिला पा रहा। मैं घर वापसी पर अलग अलग सोचों में गुम था कि मुझे पता ही नहीं चला और अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर बैठा, जिसका नतीजा मैंने थोड़ी देर बाद अपने भयानक एक्सीडेंट की सूरत में भुगत लिया था। उस हादसे के बाद जब मैंने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल में पाया और उस वक्त मेरे पास सिर्फ मेरी पत्नी अपने चेहरे पर उजले सपाट से भाव लिए बैठी थी। मुझे अपना आप बहुत तकलीफ में लग रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत से काम लेते मैंने जो महसूस किया उससे मेरी जान रेजा रेजा होकर रह गई थी और मैं अपने तन में आई कमियों पर दिल खोलकर रो दिया था। लेकिन मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं था और जो लड़की मेरी पत्नी की सूरत में मेरे सामने बैठी थी उससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मगर मैंने गौर किया तो पता चला कि वो रो रही है और फिर उस दिन उसने अपने साथ हुए जुल्मों के बारे में बताया और कहा कि वो उस दिन ही मर गई थी। इसमें उसकी भी गलती थी क्योंकि उसने खुद उस तरफ कदम बढ़ाए थे। इसलिए अपने घर वालों को बदनामी से बचाने के लिए वो उस दिन मरने के लिए मेरी गाड़ी के सामने आई थी। लेकिन बच जाने पर उसने अपने घर वालों से दूर रहने का ही फैसला करते हुए मुझे शादी का कहा था ताकि उसे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। मैं अपनी दोनों टांगे और एक हाथ खो चुका था और बिल्कुल बेबस और लाचार हो चुका था। घर आने पर माँ और बहन का रवैया खुद के साथ सर्द ही महसूस किया, जबकि माँ ने मेरे सामने आते यहाँ तक कह दिया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सरासर उनकी इज्जत को नीलाम करने का नतीजा है। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कभी उसके हक में माँ और बहन के सामने आवाज नहीं निकाली थी और ये बात मेरे स्वभाव में शामिल नहीं थी। घर एक बार फिर माँ के रहमो करम पर आ चुका था और इसके साथ ही वो हर एक को अपनी काबिलियत दिखाना नहीं भूलती थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पत्नी की आंखों में शिकवा नजर आने लगा था, लेकिन मैं अनजान बन जाता था। शायद वो बेचारी अब इस जुल्म सितम से थकने लगी थी, मगर शायद उसकी थकावट इस दुनिया में तो नहीं, इस दुनिया से जाने पर ही खत्म होनी थी। और उसके इस दुनिया से चले जाने के मंजर ने मेरे रोंगटे खड़े कर देने थे और वो मंजर एक डरावना ख्वाब बनकर हमेशा मुझे डराने के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो गया था। उस दिन मेरी बहन का मेरी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा होने लगा और वो झगड़ा पता नहीं कैसे आज ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेरी पत्नी भी आज आगे से बराबर जवाब दे रही थी, जिससे मेरी बहन का गुस्सा बढ़ता चला गया और उसने मेरी पत्नी को आग लगा दी। अपनी पत्नी को जलते देखकर मैंने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन माँ और बहन जुल्म की हर हद पार कर गई थी। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं पत्नी को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगा, जो कि आग की जलन से तड़प रही थी। और फिर वो मरते मरते मुझसे कहकर गई कि 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी होगी तो अंजाम देख लेना। मेरी पत्नी जलकर मर चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ और बहन के खिलाफ मैं कुछ बोल नहीं सका था और ना ही उनके जुर्म की सजा दिलवाने की हिम्मत खुद में पाता था। यही वजह थी कि माँ और बहन तो सब कुछ भूल भाल कर अपनी दुनिया में मग्न हो गई थी। जिसके कुछ समय बाद मेरी पत्नी के कहे अनुसार 3 महीने बाद मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ और शादी की तैयारियां होने लगी थी। मेरी बहन ने पहले से ही अपने लिए एक लड़का पसंद कर रखा था। इन 3 महीनों में मैंने अपनी पत्नी के जलकर मरने वाले मंजर को ख्वाब की सूरत में बार बार देखा था, जिसकी वजह से मैं डरने लगा था। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी पत्नी चाहती है कि उस पर किए गए जुल्म का बदला लिया जाए। मेरी माँ और बहन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद आजाद घूम रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी के आग से जलकर मरने वाली बात को हादसा करार दे दिया था, जिसकी वजह से किसी को उन पर शक नहीं हुआ था। जबकि वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने होने की वजह से मेरा जमीर मुझे कछूखे लगाता रहता था। मेरी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। दिल में था कि कहीं पत्नी की कही बात सच ना हो जाए और मेरी बहन से कोई बुरा बर्ताव न करे, मगर कहीं ना कहीं दिल में इंसाफ का भी ख्वाहिशमंद था। उन दिनों में दोहरे दर्द का शिकार हो चुका था। शादी के बाद मैंने देखा कि मेरी बहन तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है। उसने अपना ससुराल भी काफी देखभाल कर तलाश किया था, जिसमें बस एक लड़का ही था, ताकि वो उस लड़के के घर पर भी ऐश कर सके। बहन को खुश देखकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हो सका, लेकिन माँ उस दिन से बहुत परेशान रहने लगी थी।
जिस दिन से वो बहन के घर से होकर आई थी, जिस पर मैं पहले पहल समझा कि वो बेटी के विदा हो जाने पर उदास और परेशान रहने लगी है। लेकिन इस शादी के बाद भी बहन को ज्यादा अपने घर में ही देखा था, क्योंकि वो सारा दिन माँ के साथ गुजार कर रात को अपने घर चली जाया करती थी। इसके बावजूद माँ की परेशानी कम नहीं हुई थी। तो एक दिन मैंने बहन के घर ना आने पर उसके घर जाने का फैसला किया। वैसे भी मैं पहले उसके घर नहीं जा सका था, तो अब सोचा कि एक बार बहन का घर देख आऊं। जैसे तैसे वहां पहुंच ही गया और घर के अंदर जाते ही मुझ पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि घर के अंदर जगह जगह मेरी पत्नी की तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थी। समझ नहीं आया कि मेरी पत्नी की तस्वीरें यहाँ इस घर में क्या कर रही हैं। और उस दिन मेरी बहन मुझे वहां देखकर परेशान हुई थी। उसके पति ने मेरी परेशानी भांपते मुझसे इस बारे में पूछ ही लिया, तो मैंने उससे सीधा तस्वीरों में मौजूद लड़की के बारे में पूछा कि इससे उसका क्या रिश्ता है। तो मेरी बात सुनते ही वो हैरानी में पड़ गया और फिर बताने लगा, ये तस्वीर वाली लड़की उसकी बहन है, जो एक दिन घर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई और उसके बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली, जिस पर वो मायूस हो गया और उसको तलाश करना बंद कर दिया कि अगर उसे आना हुआ तो एक दिन जरूर आ जाएगी। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं खुद पर काबू ना रख सका और उसे सब कुछ बताता चला गया और मेरी बातें सुनते ही वो साख्त रह गया था। और जब मैंने उसकी बहन के आग से जलने की वजह से मरने का बताया तो उसने मेरी हालत देखते हुए कहा कि मुझे जैसे मर्द के साथ यही होना चाहिए था, जो एक औरत की रक्षा नहीं कर सकता। वो बहुत गुस्से में आ गया था। उसने उसी दिन मेरी बहन से तलाक ले ली और साथ ही पुलिस स्टेशन फोन भी कर दिया था, जो मेरी बहन को पकड़ कर ले गई थी। मैं बर्फ की तरह जमकर वहीं पर बैठा रह गया था। जाते वक्त मेरी बहन भी मुझ पर एक और राज जाहिर करके गई थी कि मैं उसका सगा भाई नहीं था। अगर सगा होता तो कभी उसके पति को उसकी सच्चाई ना बताता। और ना ही माँ मेरी सगी माँ थी, मैं अभी बहुत छोटा था। तब मेरी सगी माँ के मरने पर बाबा ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से मैं इस बारे में जान ही नहीं सका। चूंकि सगा बेटा नहीं था, इसलिए अपने फायदे के लिए उन्होंने मुझे इस हकीकत से दूर ही रखा था। उन्हें लगता था कि हकीकत जानने पर मैं अपना रवैया बदल लूंगा। इस हादसे का मैं चश्मदीद गवाह था। इसलिए माँ ने मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मैं अदालत में इस सब से मुकर जाऊं और किसी सूरत अपनी बहन का नाम ना लूं। माँ की बात पर मैं खामोश हो गया, जिससे माँ को लगा कि मैं उसकी बात मान गया हूँ। लेकिन अब मैं जिंदगी में पहली बार अपने फैसले पर जीना चाहता था, ताकि अपने जमीर के सामने सर उठाकर जी सकूं और सुकून की नींद सो सकूं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।